गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम दक्षिणी चित्रशैली पढ़ते हैं। दक्षिणी चित्रशैली यानी दक्षिण भारत की चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे हम। दक्षिणी चित्रशैली यानी दक्षिण भारत की चित्रशैली जिनका भारत में दक्षिण भारत में चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत में जो 4वीं शताब्दी के अंदर, कौन सी शताब्दी के अंदर? 4वीं शताब्दी के अंदर, 4वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में चित्रकला का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार मानते हैं कि 4वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला का विकास दक्षिण भारत में हुआ था, जिनके 2 राज्य थे और 2 राज्यों में चित्रकला का उदय हुआ था। उन 2 राज्यों के नाम थे, एक का नाम था विजयनगर और दूसरे का नाम था बहमनी। एक का नाम था विजयनगर, दूसरे का नाम था बहमनी। एक का नाम विजयनगर, दूसरे का नाम था बहमनी सल्तनत। इन 2 राज्यों में पहले दक्षिण भारत में चित्रकला का उदय हुआ था। अब देखो, इन दोनों राज्यों की हम बात करते हैं तो इन दोनों राज्यों में विजयनगर करते हैं। पहले हम विजयनगर का वर्णन करेंगे। विजयनगर के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो विजयनगर के बारे में इतना आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। पहला प्रश्न ये बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद दूसरा प्रश्न ये बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 2 भाई थे, हरिहर और भूका नाम के 2 भाई थे। उन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। जिनका नाम था हरिहर और भूका, 2 भाई, हरिहर और भूका नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में, जहां पर विविध कलाएं विकसित की गई थी विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का विस्तार, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार देखिए कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की जो कृष्णा नदी है, जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक यानी दक्षिण भारत की जो कृष्णा कावेरी, इस विजयनगर का विस्तार कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी, कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी और उसके बाद अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार है विजयनगर साम्राज्य का। यानी आज पूछे कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक है, तो कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी, उसके बाद अरब सागर की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया गया। और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और भूका नामक 2 भाइयों ने की थी। ओके, ठीक है। और वो बता दिया अरब सागर की खाड़ी तक। अब उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठ राजा थे कृष्णदेव। श्रेष्ठ राजा थे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव यहाँ के श्रेष्ठ राजा हुए थे। इसमें ये बनता है कि कृष्णदेव किस साम्राज्य के श्रेष्ठ राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठ राजा माने गए थे। ठीक, उसके बाद यानी यहाँ विजयनगर के श्रेष्ठ राजा कृष्णदेव थे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर, विजयनगर का सबसे श्रेष्ठ भित्ति चित्रण लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर किसका उदाहरण है? तो विजयनगर साम्राज्य का उदाहरण है। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर
ये लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर है जो विजयनगर साम्राज्य का भित्ति चित्रण के लिए जाना जाता है। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर है तो किस साम्राज्य का श्रेष्ठ मंदिर है, तो विजयनगर साम्राज्य का श्रेष्ठ मंदिर माना गया है। और कृष्णदेव मतलब किस साम्राज्य के श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे, तो विजयनगर साम्राज्य के। इसमें बच्चों हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनता है कि विजयनगर साम्राज्य में अजंता की उस्ता दिखाई देती है। अजंता की उस्ता दिखाई, यानी अजंता में जो भित्ति चित्रण हुआ था, अजंता के अंदर जो भित्ति चित्रण परंपरा थी, वही परंपरा किसमें, यानी इस विजयनगर साम्राज्य में की गई थी। भित्ति चित्रण यानी दीवार की दीवार पे जो भित्ति चित्रण करते हैं उन्हीं को बोला जाता है। तो भित्ति चित्रण के लिए यानी अजंता की उच्चता दिखाई देती है, किसमें, विजयनगर में उच्चता, अजंता की उच्चता दिखाई देती है विजयनगर साम्राज्य के अंदर। हो गया कृष्णदेवराय श्रेष्ठ राजा थे। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर का उदाहरण किस राज्य साम्राज्य से मिलते हैं, तो ये विजयनगर साम्राज्य से, और अजंता की उस्ताद किस साम्राज्य में दिखाई देती है, तो विजयनगर साम्राज्य में। अब हम पढ़ते हैं बहमनी सल्तनत के बारे में। बहमनी सल्तनत पढ़ते हैं, ठीक है। बहमनी सल्तनत की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। 1347 ईस्वी 1347 ईस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ यहाँ का शासक अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर बहमनी सल्तनत नाम पड़ा। यानी बहमनी सल्तनत नाम किस शासक के ऊपर पड़ा, तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह के नाम पर, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर इसका नाम पड़ा बहमनी सल्तनत। इसकी स्थापना 1347 में थी। यहाँ के शासक थे यहाँ बहमनी सल्तनत के फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता यहाँ का कला से बहुत प्रेम करता था, कला में बहुत रुचि रखता था। और ये कला में रुचि रखने के साथ साथ ये गणित और विज्ञान का भी विद्वान था। गणित और विज्ञान का भी ये विद्वान था। कौन, फिरोज शाह मेहता, यानी साथ साथ गणित और विज्ञान का भी विद्वान था। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन बन रहा है, यानी इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी। और इसकी बहमनी सल्तनत नाम किस कारण पड़ा, अलाउद्दीन बहमन शाह यहाँ का शासक होने के कारण इसका नाम पड़ा बहमनी सल्तनत। और शासक उसके बाद यहाँ फिरोज शाह मेहता शासक आया था। वो कला में बहुत सी रुचि रखता था, और कला में रुचि के साथ साथ ये गणित और विज्ञान का भी, ज्योतिष यानी उसको ज्ञान था। अब उसके बाद यानी बहमनी सल्तनत का विस्तार ये क्या हुआ कि विजयनगर और बहमनी सल्तनत दो राज्य थे ना दक्षिण भारत के, दो वैभवशाली राज्य थे। हमने पहले भी बात की कि दक्षिणी चित्रशैली यानी दक्षिण भारत के दो वैभवशाली साम्राज्य थे जिनके नाम विजयनगर और बहमनी सल्तनत। अब देखो दोनों के सत्ता लोलुपता कारण, सत्ता का विस्तार होने के कारण दोनों के बीच यानी विविध कलाओं का विकास होने के कारण दोनों के बीच आपस में संघर्ष हुआ। किनके, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के। तो दोनों के विजय हुआ। तो बहमनी सल्तनत कितने भागों में, 5 भागों में बट गई थी। 5 भागों में। अब देखो बहमनी सल्तनत 5 भागों में बट गई। अब 5 भागों में बट गई, जिनमें से यानी अहमदनगर, मैं नाम लिख देता हूं, अहमदनगर, बीजापुर, बहमनी सल्तनत आपस में विजयनगर बहमनी सल्तनत 5 भागों में बट गई। और एक विजयनगर एक वैभवशाली साम्राज्य था दक्षिण भारत का। इन पांचों ने मिलकर के, इन पांचों रियासतों ने यानी बहमनी सल्तनत कितने भागों में बट गई, आपस 5 भागों में बट गई। पांचों ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीरार और बीदर।
इन 500 रियासतों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया, यानी उसको हरा दिया। इन 500 रियासतों ने मिलकर के विजयनगर को परास्त कर दिया। और उसके बाद अहमदनगर ने क्या किया, विराट को अपने अधीन की। ये 500 अलग अलग हो गई, 500 रियासत है वो एक अलग अलग हो गई। और 500 रियासत अलग होने के बाद क्या किया, ये अहमदनगर राज्य ने क्या किया, विराट को अपने अधीन कर लिया। यानी विराट था उस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, किसने, अहमदनगर ने। और बीजापुर था ना, बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया। बस इतना ही। यानी वैदिक संकट आपस में सहमत होकर 5 राज्यों में बंट गई। पहले 5 राज्यों में ये सामूहिक रूप से मिलकर के 500 रियासतों ने विजयनगर एक वेरोशाली साम्राज्य था जिसको परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद ये रियासत 5 यानी 5 भागों में अलग अलग भागों में बंट गई। अलग अलग भागों में बंटने के बाद अहमदनगर था वो विराट को अपने अधीन कर लिया और बीजापुर था वो बीदर को अपने अधीन कर लिया गया। उसके बाद इन्होंने यहाँ ईरानी कला से युक्त थी, ईरानी कला का प्रभाव था। और ईरानी कला से युक्त यहाँ मुगल कला भिन्न थी, यानी मुगल कला का विकास यहाँ पे कम हुआ। हरमेन ये 5 भागों में भी। उसके बाद हरमेन गोइटज के अनुसार, हरमेन गोइटज वैज्ञानिक के अनुसार ये परिभाषा दी गई थी कि दक्षिणी व ईरानी व अरेबियन कला का प्रभाव पड़ा है। यानी इस कला में, यानी बहमी सदन में एक तो दक्षिणी व ईरानी यानी ईरानी कला का भी प्रभाव पड़ा और दक्षिणी भारत की कला का भी प्रभाव पड़ा, अरेबियन कला का भी प्रभाव पड़ा। इन कला से युक्त थी कौन सी, बहमनी सल्तनत। अब इसका रिकॉर्ड है, यानी दक्षिण भारत, यानी जो दक्षिण भारत में जो कला में रुचि, यानी तो दक्षिण भारत के जो वेशभूषा थी उसकी कला का प्रभाव पड़ा। ईरानी यानी जो ईरान की कला थी ना उसका भी प्रभाव पड़ा था। और अरेबियन कला का भी प्रभाव, अरेबियन उन्हीं कला का प्रभाव है माना गया। ईरानी कला मानते कि ईरान की जो कलाकार थे ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना आगे मुगल कला में पढ़ते हैं कि अकबर के समय में 2 चित्रकार आए थे, बिहरजाद आए थे, शाह मुजफ्फर खान आए थे। बिहरजाद यानी ईरानी कला का, ईरानी कला के केंद्र का प्रमुख चित्रकार था जो बाबर के साथ भारत आया था, उसी को बोलते हैं। और इन्हीं ने ये हरमेन गोइटज के अनुसार माना गया है, ईरानी कला का प्रभाव इसमें पड़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये 5 राज्यों में बट गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये एक एक टॉपिक पढ़ेंगे अहमदनगर। इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है कि हरमेन गोइटज के अनुसार दक्षिणी शैली पर किनका प्रभाव पड़ा, तो इसमें ये बात दक्षिण व ईरानी अरेबियन कला का प्रभाव माना गया था। अब पढ़ेंगे अहमदनगर। अब बहमी सदन में हमने पढ़ देखा ना कि अहमदनगर के बारे में वर्णन करेंगे, क्योंकि बहमी सदन 5 भागों में क्या था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और विरार। अब देखो अहमदनगर, अहमदनगर की संस्थापक सुल्तान हुसैन निजाम शाही थे, जिन्होंने सुल्तान हुसैन निजाम शाही जिन्हों की अहम भूमिका थी किसको हराने में, विजयनगर साम्राज्य को हराने में। अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के किस सुल्तान की अहम भूमिका रही थी, तो आप उत्तर देंगे सुल्तान हुसैन निजाम शाही की। उसके बाद सुल्तान हुसैन निजाम शाही की मृत्यु के पश्चात, देखो सुल्तान निजाम शाही की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र था जिसका नाम था मुर्जा, और उसको वारिस घोषित कर दिया गया। वारिस नहीं, उसको शासक यानी राजा बना दिया गया था। किसकी मृत्यु के बाद, सुल्तान हुसैन निजाम शाही की मृत्यु के बाद। अब उसने क्या किया, मुर्जा क्या था, बालक था, छोटा था, इसीलिए उसका राज्य का कामकाज वो पूर्ण रूप से संभाल नहीं पाया। और पूर्ण रूप से संभालने पाने के कारण जो मुर्जा की मां थी, वो उसका कार्यभार यानी काम संभालती, यानी राज्य शासन उसकी मां, यानी मुर्जा का जो राज्य काम काज है वो उसकी मां संभालती थी, क्योंकि वो तो छोटा था। ये समझ में आया आपको, यानी संस्थापक सुल्तान हुसैन शाही निजाम शाही थे, जिसकी विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहम भूमिका थी किसकी, सुल्तान हुसैन निजाम शाही की, ठीक है। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालक मुर्तजा शासक बना, जिसको वारिस घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। लेकिन वो छोटा था उम्र में, तो उस शासक का और अपने राज्य का कामकाज नहीं संभाल पाया, और न संभाल पाने के बाद उसकी मां ने उसका कामकाज संभाला था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अकबर की सहायता से उसका एक मुर्तजा का छोटा भाई था जिसका नाम था बुरहान।
ये देखो बुरहान, उसका छोटा भाई था बुरहान, जिन्होंने क्या किया था, अकबर की सहायता से, किसकी सहायता से, अकबर की सहायता से ये शासक अपने अधीन यानी अपने राज्य को अपने अधीन के लिए राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। किसने, बुरहान ने। किसका भाई था, ये मुर्जा का छोटा भाई था, जिन्हें अकबर की सहायता यानी अकबर की सेना की सहायता लेकर के और इन्होंने अपने मुर्जा का जो शासक है वो छीन करके अपने अधीन कर लिया अकबर की सहायता से। अब इसके बाद मुर्जा के समय ही एक तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ। यह मोस्ट क्वेश्चन बनता है, यानी तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण किसके समय हुआ था, तो अहमदनगर से संबंधित है और ये मुर्तजा के समय तारिक ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ था, जिसमें निजाम शाही के विवाह दृश्यों का चित्रण किया गया है। यानी जिसमें ये तारिक ए हुसैन शाही ग्रंथ है, इसमें निजाम शाही के जो विवाह दृश्य है ना उनका चित्रण किया गया है। यानी उस ग्रंथ में केवल जो निजाम शाही का विवाह दृश्य था ना उन्हीं के बारे में चित्रण किया गया है कि वो सवार थे, घोड़े की सवार थे, जो भी है उनके बारे में वर्णन किया गया है। और उनकी वेशभूषा उत्तर भारतीय मानी गई, उत्तर भारतीय वेशभूषा, यानी जहां का पहनावा उत्तर भारतीय वेशभूषा थी में उन्हीं को माना गया था। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बीजापुर। चलो। बीजापुर शासक इस्माइल आदिल शाह यहाँ के शासक थे जो स्वयं चित्रकार थे। बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह स्वयं चित्रकार थे और विदुषी चांद सुल्ताना यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकार थी, जो चित्रकला में निपुण थी। वो आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, इसी की पत्नी थी और वो चित्रकला में निपुण थी, यानी वो चित्रकला का ये साथ साथ करती थी, यानी चित्रकला का। उसके बाद अब इसी देखो इस्माइल आदिल शाह के समय एक ग्रंथ का जिसका नुजुम अल उलूम ग्रंथ की रचना की गई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि नुजुम अल उलूम ग्रंथ की रचना किस साम्राज्य से संबंधित है, तो बीजापुर। किससे, बीजापुर से। किसके समय हुई थी, तो इस्माइल आदिल शाह समय हुई थी। यहाँ पर जहांगीर कालीन कला का मुगल प्रभाव पड़ा है, यानी जो जहांगीर के समय जो मुगल चित्रकला का विकास हुआ था, जो मुगलों के जो चित्रण बनाए गए थे वो अधिक प्रभाव पड़े किस शैली में, बीजापुर शैली में। जहांगीर कालीन शैली चित्रकला से युक्त मानी गई है। अब उसके बाद बीजापुर के ये क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, और यहाँ इस्माइल आदिल शाह प्रमुख रूप से इनका चित्रकला के प्रति अधिक झुकाव था। बीजापुर के जो शासक थे ना उनका चित्रकला के प्रति अधिक झुकाव था और चित्रकारों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देते थे, प्रोत्साहन करते थे और यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार संगमरमर में खड़ी स्त्री का चित्र किससे संबंधित है, तो बीजापुर से संबंधित है। संगन यानी घने बहुत सारे एक साथ पेड़ है, उनके बीच में एक स्त्री को दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है, यानी एक स्त्री को खड़ा हुआ दर्शाया गया उत्तर वेशभूषा के अंदर, यानी साधारण वेशभूषा के अंदर संगन वन यानी बहुत सारे पास वन है, उनके अंदर एक स्त्री को दर्शा दिया गया है। तो ये चित्र है बीजापुर शैली का, संगन वन में खड़ी स्त्री का चित्र। हाथियों की लड़ाई, दो हाथी आपस में लड़ाई करते हुए चित्रित किया गया है, दो हाथी हैं और आपस में लड़ाई करते हुए चित्रित किया गया है। ये किस शैली से संबंधित, बीजापुर शैली से संबंधित है। दो हाथी आपस में लड़ाई करे, ये बीजापुर शैली से चित्रित है। और चांद में भी पोलो खेलते हुए, यानी चांद सुल्ताना भी, दूसरी चांद सुल्ताना जो इस्माइल आदिल शाह की थी उसको, यानी पोलो खेलते हुए, पोलो खेल होते हैं ना, उस पोलो खेलते हुए उसको चित्रित किया गया है। 3 नंबर था चांद भी पोलो खेलते हुए। और यहाँ पर ये तीनों प्रमुख रूप से प्रसिद्ध चित्र माने गए बीजापुर शैली का। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि इसमें संगमरमर में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चांद भी पोलो खेलते हुए और यहाँ पर चमकदार हरी भरी पृष्ठभूमि में स्थापित किए गए। यहाँ के पूर्ण रूप से पूरे के पूरे चित्र है वो चमकदार गहरे और हरी भरी चित्र पृष्ठभूमि में उसको चित्रित किया गया है। जितने भी चित्र है वो हरी भरी और चमकदार चित्रों में स्थापित किया गया। 16वीं शताब्दी के अंदर बीजापुर चित्र शैली का विकास कम होने लगा और ये पतन की ओर अग्रसर हो गई थी। तो इतनी क्वेश्चन बनते हैं बीजापुर शैली के बारे में। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे गोलकुंडा चित्र शैली। गोलकुंडा शैली, इब्राहिम कुतुब शाह
इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में यहाँ का शासक बना था गोलकुंडा शैली का। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में यहाँ का शासक बना और इसकी राजधानी हैदराबाद कर दी गई थी। राजधानी कौन सी कर दी गई? हैदराबाद। मूलतः ये ईरानी था, यानी ईरानी कला से मधुर संबंध थे। किसके? गोलकुंडा शैली के। तो ईरानी प्रभाव से युक्त थी, यानी ईरान की कला से प्रभावित थी, क्योंकि ईरान के कलाकारों से बहुत ये झुकाव था, ईरान से अधिक मधुर संबंध रखते थे, इसीलिए यहाँ पे ईरानी कला मूलतः ये कला गोलकुंडा शैली ईरानी थी। और ये ईरानी के साथ साथ यानी धनवान रियासत यहाँ के कलाकार और ये गोलकुंडा शैली की विशेष बात है कि यहाँ व्यापारिक केंद्र होने के कारण ये यहाँ के कलाकार कला के लिए अधिक धन वे करते थे, अधिक धन वे खर्च करते थे, इसीलिए यह व्यापारिक दृष्टि से ये धनवान रियासत मानी गई थी। आज पूछे कि धनवान रियासत कौन सी मानी गई, तो गोलकुंडा शैली थी। धनवान यानी पैसों में साधन संपन्न धनवान रियासत मानी गई थी और ये प्रमुख रूप से ये व्यापारिक केंद्र था यहाँ पे, इसमें गोलकुंडा शैली के अंदर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये गोलकुंडा शैली है हीरो के लिए प्रसिद्ध। पहला क्वेश्चन ये, सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये, हीरो के लिए प्रसिद्ध शैली का नाम बताइए। तो आप स्पष्ट बताना कि गोलकुंडा शैली है। कौन सी शैली है? गोलकुंडा शैली हीरो के लिए प्रसिद्ध शैली मानी गई है। और यहाँ के प्रमुख चित्र थे, यहाँ के प्रमुख चित्र मैना और स्त्री का चित्र है। मैना और स्त्री को दोनों को आपस में एकदम चित्रित किया गया है, स्त्री के साथ मैना को दर्शाया गया है उसमें। और ये जो चित्र है मैना और स्त्री का चित्र, जो इंग्लैंड के डबलिन के संग्रहालय में ये सुरक्षित रखा गया है। देख सकते हैं उस चित्र को सुरक्षित रूप से, कभी उसको वर्णन के रूप में उसको देखा जा सकता है। तो ये मैना और स्त्री का चित्र प्रमुख रूप से किस शैली का है? तो आप बताएंगे गोलकुंडा शैली का। और उसी के साथ यानी यहाँ का एक ग्रंथ था तुजुक-ए-आस्पी। तुजुक-ए-आस्पी प्रमुख रूप से ये प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ था जो गोलकुंडा शैली का माना गया तुजुक-ए-आस्पी। और यहाँ नारी चित्रण को अधिक प्रधानता दी गई है, यानी गोलकुंडा शैली में नारी चित्रण में अग्रणी स्थान रखता है। कौन सी से? गोलकुंडा शैली नारी चित्रण में अग्रणी स्थान रखता है। उसके बाद ये हीरो के लिए प्रसिद्ध मानी गई थी। और इस चित्रकला के साथ साथ गोलकुंडा शैली का अधिकतर रूप से कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह का साथ संबंध थे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ। बस इतना ही, और गोलकुंडा शैली पूर्ण है।